हेलो एवरीवन, वेलकम टू सहारा IAS एकेडमी। मैं सतन सिंह सहारा आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इतिहास की इस कड़ी में जो आपकी संपूर्ण इतिहास रिवीजन सीरीज जो चल रही है उसी के अंतर्गत आप लोगों को आज पढ़ना है इतिहास का विभाजन। ठीक है, तो इतिहास का जो विभाजन है वो आप आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इतिहास के विभाजन को दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। सबसे पहले जो प्रकार होगा वो होगा स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन। ठीक है, तो आप याद रखें कि सबसे पहला प्रकार क्या है? स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन। और अगला प्रकार होगा आपका एक इतिहासकार है जिसका नाम है जेम्स मिल। ठीक है, और जेम्स मिल जो इतिहासकार है वो उपनिवेश काल का इतिहासकार है। ठीक है, याद रखना, यानी कि एक ब्रिटिश इतिहासकार है जिसका नाम है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने अपने अनुसार से भारतीय इतिहास को बांटा है और तीन प्रकार से बांटा गया है। किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास को। और इसमें जो सबसे पहला प्रकार होगा वो होगा आपका हिंदू काल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रकार होगा मुस्लिम काल। इसके बाद तीसरा प्रकार होगा आपका आधुनिक काल। ठीक है, तो आप याद रखें कि जो जेम्स मिल है वो धर्म के आधार पर क्या करेगा? इतिहास का विभाजन करेगा। ठीक है, यानी कि जो भारत के प्राचीन भारत का इतिहास होगा वो जेम्स मिल इसी काल को हिंदू काल बताएगा। क्यों बताएगा? तो आपको कारण याद रखने हैं। जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास में जो प्रभाव है वो हिंदू धर्म की संस्कृतियों का है या हिंदू धर्म के राजाओं का प्रभाव रहा है। ठीक है, इसी कारण से जेम्स मिल ने प्राचीन भारत के इतिहास को क्या कहा? हिंदू काल। इसके बाद अगला जो काल है जेम्स मिल के अनुसार वो है आपका मुस्लिम काल। ठीक है, तो मुस्लिम काल मध्यकाल के भारत को या मध्यकालीन भारत के इतिहास को जेम्स मिल के द्वारा मुस्लिम काल कहा गया है। और कारण आपका वही है क्योंकि जो आपका मध्यकालीन भारत होगा इसमें इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव अधिक से अधिक है। ठीक है, किसका प्रभाव अधिक से अधिक है? इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव अधिक से अधिक है। इसी कारण से मध्यकालीन भारत के इतिहास को जेम्स मिल के द्वारा नाम दिया गया है मुस्लिम काल। और अगला जो प्रकार होगा वो होगा आपका आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल में जेम्स मिल ने जो आपके अंग्रेज थे और उपनिवेश काल का ही इतिहासकार है। ठीक है, तो ईसाई धर्म से जोड़ के कहा है, यानी कि जो आधुनिक काल है वो आपका ईसाई धर्म का काल है और इस काल में जो अत्यधिक प्रभाव होगा वो ईसाई धर्म का होगा। तो आपको याद रखना है कि जेम्स मिल ने इतिहास का विभाजन और विशेषकर भारतीय इतिहास का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? धर्म के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ा है जेम्स मिल के अनुसार इतिहास का विभाजन। इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो इसके भी तीन प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार होगा वो आपका होगा प्रागैतिहासिक काल और अगला प्रकार जो है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और इसके बाद है आपका ऐतिहासिक काल। तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले जानना है कि प्रागैतिहासिक काल आप किसे कहेंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल याद रखना है आपको कि ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है किंतु पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास को लिखा गया है। ठीक है, तो यदि आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहें तो आप नोट कर भी सकते हैं। ठीक है, प्रश्न भी पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक ऐसा काल जिसके जो स्रोत हैं वो साहित्यिक नहीं है, यानी कि लिखित रूप में प्राप्त हमें नहीं हुए हैं, केवल कैसे हुए हैं? आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, तो इसमें जो उदाहरण होगा, ठीक है, वो होगा आपका पाषाण काल का। किसका होगा? पाषाण काल। और आप जब पाषाण काल को पढ़ेंगे तो इस काल को पढ़ने में जो स्रोत मिलेंगे वो केवल पुरातात्विक होंगे, यानी कि पत्थरों के आधार पर ही पाषाण काल के सामाजिक जीवन को जाना गया है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण क्या है? आपका पाषाण काल। ठीक है, याद रखना है। और पाषाण काल को तीन प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। और इसमें सबसे पहला जो प्रकार होगा वो होगा आपका पूरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल और इसके बाद होगा आपका नव पाषाण काल। यानी कि जो पाषाणकालीन मानव है वो निरंतर पत्थरों के माध्यम से अपने मानव जीवन में क्या करेगा? विकास करेगा और अपने आप को सभ्य बनाएगा। ठीक है,
तो आप केवल आज इतना जान रहे हैं कि इतिहास का विभाजन क्या है, आप पाषाण काल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो पाषाण काल होगा ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, कौन आपका पाषाण काल, और 3 प्रकार से, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसके बाद आपका नव पाषाण काल। ठीक है, और पुरा पाषाण काल को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। इसमें है सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल और इसके बाद आपका होगा उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये था आपका प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद आपका होगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें जो स्रोत हैं वो लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं, किंतु मानव अभी तक उन स्रोतों को पढ़ नहीं पाया है, इसी को आप कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, यानी कि एक ऐसा काल जिसमें साहित्यिक स्रोत या लिखित रूप में स्रोत प्राप्त किए गए हैं, किंतु मानव अभी तक इन स्रोतों को पढ़ नहीं पाया है, और इन्हें क्या कहा जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं 2 सभ्यताओं को। किन सभ्यताओं को पढ़ेंगे आप, 2 सभ्यताओं को, और उसमें सबसे पहला होगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि भारत की एक सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके बाद अगली जो होगी वो होगी आपकी वैदिक सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को ही आप कहेंगे आर्य सभ्यता। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी समाज में मातृसत्तात्मक समाज है और वैदिक समाज जो है वो कैसा है, पितृसत्तात्मक, यानी कि सिंधु घाटी समाज में जो अत्यधिक या परिवार की जो मुखिया होगी वो आपकी माता होगी, जबकि वैदिक समाज में या आर्य समाज में जो परिवार का मुखिया होगा वो क्या होगा, पिता। ठीक है, तो इन दोनों सभ्यताओं को आप पढ़ने वाले हैं किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। और यदि समय काल देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, एक बार पुनः याद रखें कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसके बाद आपका होगा वैदिक सभ्यता या आपकी वैदिक सभ्यता, और ये आपकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपकी 600 ईसा पूर्व तक है, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता आपकी 2 भागों में बटी है। सबसे पहला जो काल है वो है आपका ऋग्वैदिक काल। ठीक है, याद रखना कौन सा काल है आपका, ऋग्वैदिक काल, और इसके बाद है आपका उत्तर वैदिक काल। जबकि ऋग्वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा, और आपका उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। ठीक है, याद रखना है जो आपका ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और यह चीजें कहाँ पढ़ेंगे, तो आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके बाद आपका आएगा ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है आपका, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल आप किसे कहेंगे, ये चीज आपको जाननी है। तो ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो लिखित साक्ष्य प्राप्त ऐतिहासिक काल में हुए उसको व्यक्तियों के द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा भी गया है। तो ऐतिहासिक काल क्या है, यानी कि जो साक्ष्य लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं उसे व्यक्तियों या इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा गया है, और इस काल को ऐतिहासिक काल कहेंगे आप। ठीक है, याद रखना क्या कहेंगे आप, ऐतिहासिक काल। तो प्रश्न यदि पूछे ऐतिहासिक काल क्या है, यानी कि एक ऐसा काल जिसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लिखित साक्ष्यों को मानव पढ़ने में भी सफल रहा है। और आपका वो काल कौन होगा, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को यदि बांटने की बात की जाए तो 3 प्रकार से बांटा जाएगा। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। ऐतिहासिक काल में सबसे पहला जो प्रकार होगा वो आपका होगा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, याद रखना है ऐतिहासिक काल में सबसे पहला प्रकार क्या होगा आपका, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बाद होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसके बाद आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इतिहास के विभाजन के अंतर्गत आपके 3 ही मेजर पार्ट हैं जिसको इतिहास में बांट के पढ़ा जाता है। सबसे पहला प्रकार क्या है आपका,
प्राचीन भारत का इतिहास, और इसके बाद है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। तो आप ये जानने वाले हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा आपका महाजनपद काल। और महाजनपद काल से पहले जो भी आपके टॉपिक हैं वो आप कहीं ना कहीं आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ चुके होंगे, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आप पाषाण काल को पढ़ चुके होंगे। तो प्राचीन भारत में यानी कि ऐतिहासिक काल के अनुसार प्राचीन भारत में जो टॉपिक की शुरुआत होगी वो आपकी होगी महाजनपद काल से, और महाजनपद काल की जो शुरुआत मानी गई है वो आपकी लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6ठी सदी ईसा पूर्व से कौन सा काल है आपका महाजनपद काल, यानी कि एक संपूर्ण भारत का क्षेत्र 16 महाजनपदों में बटा था। कितने महाजनपदों में बटा था आपका 16 है। और आपको नाम याद रखना है कि अगुंतर निकाय, यानी कि कल आपने पढ़ा था कि बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के द्वारा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि जो आपका जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र तो उससे भी आपको कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्राचीन भारत के अंतर्गत होगा महाजनपद काल, और उसके बाद आप पढ़ेंगे जो 6वीं सदी ईसा पूर्व में लगभग भारत में धार्मिक आंदोलन हुए थे। क्या हुए थे? धार्मिक आंदोलन। तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसमें आप पढ़ने वाले हैं जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को। किसको? जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को। तो जो आपका जैन धर्म की शुरुआत होगी वो ऋषभदेव से होगी, यानी कि आप जैन धर्म में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, और जैन धर्म को आप डिटेल या बहुत विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर केवल आप इतना जाने कि जैन धर्म आप 6वीं सदी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन होंगे भारत में उसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और 24वें तीर्थंकर आपके होंगे जिसका नाम होगा महावीर स्वामी। ठीक है, नाम क्या होगा? महावीर स्वामी। ठीक है, और जैन धर्म को पढ़ने के बाद आप पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म की शुरुआत आपके महात्मा बुद्ध के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और अगला जो टाइप होगा या जो टॉपिक होगा उसमें आप पढ़ने वाले हैं किसको? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को। किसको पढ़ने वाले हैं? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को। और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में आप 3 राजवंश पढ़ेंगे। कितने राजवंश? 3। इसमें सबसे पहले होगा आपका हर्यक वंश, और हर्यक वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा बिंबिसार। ठीक है, याद रखना है। तो हर्यक वंश की स्थापना कौन करेगा? बिंबिसार। और इसके बाद जो आपके राजा होंगे वो क्रमागत रूप से शासन करते रहेंगे। जैसे हर्यक वंश में सबसे पहला या सबसे जो पहला शासक होगा उसका नाम होगा बिंबिसार। ठीक है, याद रखना है। कौन होगा आपका? बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद होगा अजातशत्रु। ठीक है, याद रखना है। क्या नाम होगा? अजातशत्रु। और इसके बाद होगा उदयन। ठीक है, तो आपको हर्यक वंश जो है वो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपका हर्यक वंश है वो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में पढ़ना है, और इसमें 3 राजवंश हैं, हर्यक, शिशुनाग और नंद। ठीक है, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और शिशुनाग वंश में 2 प्रमुख शासक होंगे जिनका नाम होगा शिशुनाग और कालाशोक। और इसके बाद आपका नंद वंश शुरू होगा, और नंद वंश का संस्थापक होगा जिसका नाम होगा महापद्म नंद। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि महापद्म नंद मगध का प्रथम शूद्र शासक था। तो प्रश्न यदि आपसे ये पूछे कि मगध का प्रथम शूद्र शासक या शूद्र वंश कौन था, तो शूद्र शासक था महापद्म नंद, जबकि वंश कौन था आपका? तो नंद वंश। ठीक है, तो महापद्म नंद को पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे किसके बारे में? घनानंद के बारे में। किसके बारे में? घनानंद के बारे में। और वही घनानंद है जो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होगा। आपने नाम सुना होगा चाणक्य का, तो चाणक्य का ही शिष्य है जिसका नाम है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव डालेगा। ठीक है, तो नंद वंश के बाद आप मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले यहाँ पर आपका एक टॉपिक और बनता है जिसका नाम है विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है, तो प्राचीन भारत में भी विदेशियों का आक्रमण होगा, और उसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ईरानियों का आक्रमण। यानी कि प्राचीन भारत में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है वो किसका हुआ है?
ईरानियों का, और ईरानियों में आपके हकमनी वंश के शासक थे। नाम आपने सुना होगा डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम भारत में प्रथम सफल आक्रमणकारी था। प्रश्न आपसे पूछेगा कि सबसे पहले भारत में आक्रमण किसके द्वारा किया गया था या किनके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है ईरान के हकमनी शासकों के द्वारा, और ईरान के हकमनी शासकों में आपका था डेरियस प्रथम। ठीक है, और इसके बाद नंद वंश के शासनकाल में आपका जो घनानंद होगा उसी के समय पर आपका एक पुनः भारत पर आक्रमण होगा जिसको आप कहेंगे यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं सिकंदर को, यानी कि जो सिकंदर है, सिकंदर प्रथम यूनानी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। नाम आपको पता होगा पोरस। ठीक है, याद रखना है पोरस, और 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और उस युद्ध का भी नाम याद रखें, उस युद्ध का नाम क्या है, हाइडे स्पीच का युद्ध या बेतस्ता या जेलम का युद्ध। तो प्रश्न पूछता है कि बेतस्ता, जेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है, तो उसको आप पढ़ने वाले हैं किसके अंतर्गत, यूनानी आक्रमण के अंतर्गत। ठीक है, तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के चैप्टर के बाद आप पढ़ने वाले हैं किसको, मौर्य साम्राज्य को। ठीक है, वही मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाएगी। याद रखना है किसके द्वारा की जाएगी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होगा उसका नाम होगा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आप पढ़ेंगे किसको, अशोक को, यानी कि वही अशोक जो महान बना। ठीक है, और कैसे महान बना इसकी भी आप कहानी जानने वाले हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त करेगा, और कलिंग के युद्ध के बाद इसका जो हृदय परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, ये आप मौर्य साम्राज्य में जब आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप केवल इतिहास का विभाजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य का अंत होगा, नाम आपने सुना होगा पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। किसका सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति था, और उसी के द्वारा बृहद्रथ की हत्या की गई, और इसी के साथ आपका मगध से मौर्य साम्राज्य की क्या हुई, समापन हुआ या मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आप उसके आगे पढ़ने वाले हैं जिसको आप कहेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, कौन सा काल होगा आपका, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार के राजवंश होंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, यानी कि मौर्योत्तर काल में सबसे पहला जो राजवंशों का प्रकार होगा वो ये होगा कि भारत में देशी राजवंश, और इसके बाद दूसरा प्रकार होगा वो होगा भारत में विदेशी राजवंश। तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल में आप पढ़ने वाले हैं भारत में देशी राजवंश। तो देशी राजवंशों में सबसे पहले होगा आपका शुंग वंश। कौन सा वंश होगा, शुंग वंश, और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अगला जो वंश होगा उसका नाम होगा कड़व वंश। तो शुंग वंश, कड़व वंश, इसके बाद है आपका सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के बाद आप पढ़ेंगे चेदिया मेघवाहन वंश। ठीक है, तो ये आपके 4 राजवंश हैं मौर्योत्तर काल में देशी राजवंश के अंतर्गत। एक बार पुनः याद रखें कि शुंग वंश, कड़व वंश, सातवाहन वंश और चेदिया मेघवाहन वंश। ठीक है, याद रखना इसको। और आगे आप पढ़ने वाले हैं विदेशी राजवंशों के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहले होंगे आपके हिंद यवन, और हिंद यवनों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक है उसका नाम है मिनांडर। ठीक है, तो याद रखना है कि मिनांडर क्या है, एक हिंद यवन शासक है। ठीक है, तो हिंद यवन होंगे आपके शक होंगे, कुषाण होंगे और पहलव। तो हिंद यवन, शक, कुषाण और पहलव। और शकों में याद रखना है कि जो आपका रुद्रदामन है, तो रुद्रदामन क्या है, एक शक शासक है। और कुषाणों में आपको याद रखना है, नाम आपने सुना होगा कनिष्क के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, कनिष्क। तो जो राजा कनिष्क है वो ही कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली एवं सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने 78 ईस्वी में किसकी शुरुआत की, शक संवत की। आपका वही शक संवत जिस पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है।
तो प्रश्न यहाँ से भी हो सकता है कि राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है या किस संवत पर आधारित है। तो आप याद रखना किस पर है, शक संवत पर। और उसी शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। और आप आगे भी याद रखें कि जो आपका कनिष्क है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो इन चीजों को आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और मौर्योत्तर काल आपका समाप्त होगा और मौर्योत्तर काल के बाद शुरुआत होगी गुप्त काल की। किसकी, गुप्त काल की। ठीक है, तो गुप्त काल में याद रखना है कि गुप्त काल की शुरुआत श्रीगुप्त नामक व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। तो प्रश्न यदि आपसे पूछे कि गुप्त काल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका है श्रीगुप्त। नाम क्या आपका, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का ही पुत्र होगा जिसका नाम होगा घटोत्कच। नाम क्या होगा उसका, घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद शासक बनेगा जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, यदि संस्थापक पूछे गुप्त वंश का तो कौन है आपका, श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक होगा उसका नाम होगा समुद्रगुप्त। आपने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास के स्रोतों में प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसकी है, समुद्रगुप्त का है। ठीक है, किसका है, समुद्रगुप्त का। और वही समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम का क्या है, उत्तराधिकारी या पुत्र है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त होगा और समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा आपका, याद रखना आपका, रामगुप्त। ठीक है, कौन होगा, रामगुप्त। थोड़े समय के लिए आएगा। उसके पुनः बाद आपका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है ये गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक होगा। और इसी के दरबार में नवरत्न होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कालिदास, तो कालिदास किसके दरबार से संबंधित थे, तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसके बाद आपका होगा कुमारगुप्त। इसके बाद जैसे आपका स्कंदगुप्त है, भानुगुप्त है। ठीक है, तो ये आप सभी राजाओं या शासकों के नाम पढ़ने वाले हैं किसमें, गुप्त काल में। और गुप्त काल के बाद शुरू होगा आपका गुप्तोत्तर काल। यानी कि गुप्तोत्तर काल क्या है, तो गुप्तों के बाद का समय, उसको आप क्या कहेंगे, गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में भी आपके कई राजवंश होंगे। ठीक है, यानी कि गुप्तोत्तर काल जो बटा है वो कई राजवंशों में बटा है। तो उसमें सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। किसके बारे में, पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश का ही सबसे महत्वपूर्ण शासक होगा जिसका नाम होगा हर्षवर्धन। नाम क्या होगा उसका, हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का शासक है जिसको आप पढ़ने वाले हैं गुप्तोत्तर काल में। और यहाँ से प्रश्न पूछता है, आपने पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन के द्वारा राजधानी परिवर्तित की गई थी। यानी कि जो राजधानी हर्षवर्धन की थानेश्वर थी उसको कहाँ लेके आया, तो कन्नौज। कहाँ लेके आया आपका, कन्नौज। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे किसमें, पुष्यभूति वंश में। किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। और जो आपका पुष्यभूति वंश होगा वो होगा आपका गुप्तोत्तर काल में। और गुप्तोत्तर काल में और भी आपके कई राजवंश होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा मैत्रक वंश। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश। और इसके बाद आपका होगा, ठीक है, जैसे आपका गौड़ वंश है, बंगाल में होगा आपका गौड़ वंश। तो इन सभी वंशों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं किसमें, गुप्तोत्तर काल में। और गुप्तोत्तर काल के बाद जो शुरुआत होगी वो आपकी होगी मध्यकालीन भारत की। किसकी होगी, मध्यकालीन भारत की। यानी कि ऐतिहासिक काल में जो दूसरा भाग है उसी को आप कहेंगे मध्यकालीन भारत। यानी कि गुप्तोत्तर काल के बाद भारत में प्राचीन भारत का अंत होगा या प्राचीन भारतीय इतिहास का अंत होगा। और किसकी शुरुआत होगी, तो मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से मानी जाती है। यानी कि भारत में जो मध्यकाल शुरू होगा वो 712 ईस्वी में जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा, तो वहीं से शुरुआत मानी जाएगी किसकी, मध्यकाल की। तो जो आपका मध्यकाल चलने वाला है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक चलेगा। कहां तक चलेगा, 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक। यानी कि जब भारत में पहले मुसलमान आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करेगा सिंध पर, तब मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाएगी। और 1707 में जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु होगी तो वहां पर मध्यकालीन भारत की समाप्ति होगी। ठीक है, तो एक बार पुनः याद रखें कि मध्यकालीन भारत
कब से कब तक चलेगा, तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक। और मध्यकालीन भारत को दो प्रकार से बांट के पढ़ा जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है, जो पहला प्रकार होगा मध्यकालीन भारत का वो होगा आपका पूर्व मध्यकाल। दूसरा प्रकार क्या होगा आपका, उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल और इसके बाद आप पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो होगा वो आपका होगा 712 ईस्वी से लेकर 1206 तक। ठीक है, एक बार पुनः याद रखें कि जो पूर्व मध्यकाल होगा वो 712 ईस्वी से लेकर 1206 तक। ठीक है, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी तो उसी के साथ पूर्व मध्यकाल की समाप्ति और उत्तर मध्यकाल का उद्गम होगा या उत्तर मध्यकाल का उदय होगा। तो सबसे पहले आप जानने वाले हैं किसके बारे में, पूर्व मध्यकाल के बारे में। तो पूर्व मध्यकाल में आपको याद रखना है, सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप पढ़ेंगे अरबी आक्रमण। तो मध्यकालीन भारत में या फिर आपका पूर्व मध्यकाल में सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो आपका क्या होगा, तो अरबी आक्रमण। और अरबी आक्रमण के बाद आप पढ़ेंगे राजपूत काल। कौन सा काल होगा, राजपूत काल। यानी कि जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई तो जो आपका भारतीय समाज है वो विघटित समाज था और यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रों में स्थायी रूप से राजपूत शासक शासन कर रहे थे। तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं राजपूत काल के बारे में। और राजपूत काल में सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं बंगाल में आपके शासक हैं, जैसे बंगाल के पाल। तो बंगाल के पाल और इसके बाद बंगाल के सेन, इन चीज़ों को आप किसमें पढ़ेंगे, राजपूत काल में। ठीक है, इसके बाद कश्मीर में भी कई राजवंश होंगे, याद रखना किसमें, कश्मीर में। और कश्मीर में जो राजवंश की शुरुआत है वो आपने पढ़ा होगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कल्हड़। तो कल्हड़ की रजतरंगिणी में किसका उल्लेख किया गया है, कश्मीर के इतिहास का क्रम से वर्णन किया गया है। तो कश्मीर के इतिहास में आप पढ़ने वाले हैं 3 राजवंशों के बारे में। ठीक है, याद रखना है, कारकोट वंश, उत्पल वंश और आपका लोहार वंश। तो कश्मीर के 3 राजवंश हैं, कारकोट, उत्पल और लोहार। ठीक है, याद रखना है। और इसके बाद उत्तर भारत में भी कई राजवंश होंगे, जैसे चंदेल वंश है आपका। ठीक है, कौन सा वंश है आपका, चंदेल वंश है। ठीक है, चौहान वंश है और आपके गुज्जर प्रतिहार वंश है। तो इन वंशों के बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं, किसमें, राजपूत काल में ही आप पढ़ेंगे। और उसके बाद राजपूत काल के बाद जो टॉपिक होगा वो होगा आपका दक्षिण भारत के राजवंश। किसके राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है, तो इसमें जैसे आप पढ़ेंगे चोल वंश। कौन सा वंश होगा आपका, चोल वंश। यानी कि वो चोल जो 9वीं सदी में स्थापना करेगा, 9वीं सदी में स्थापना की जाएगी जिस चोल वंश की, जिसका नाम होगा विजयालय। तो विजयालय 9वीं सदी में क्या करेगा, चोल वंश की स्थापना करेगा। और उसी में आप राजराज चोल या फिर राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के राजवंशों में आपका चोल वंश होगा। ठीक है, और जैसे आपने पढ़ा होगा कि चोल वंश के बाद नाम याद रखना है, जैसे सोलंकी वंश है। कौन सा वंश है, सोलंकी वंश है, राष्ट्रकूट वंश है। ठीक है, और यहीं पर आप पढ़ेंगे देवगिरी के यादव। तो देवगिरी के यादव भी यहीं पर आप पढ़ने वाले हैं, किसमें, दक्षिण भारत के राजवंशों में। ठीक है, और दक्षिण भारत के राजवंशों के बाद आपका जो शुरू होगा वो होगा तुर्की आक्रमण। कौन सा आक्रमण, तुर्की आक्रमण। तो तुर्की आक्रमण जो हुए हैं वो 2 प्रकार से या 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम सुना होगा आपने मोहम्मद गजनवी का। ठीक है, याद रखना किसका, महमूद गजनवी। और उसके बाद होगा आपका मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहला जो तुर्की आक्रमण होगा वो किसके नेतृत्व में होगा, तो महमूद गजनवी। और उसके बाद आप मोहम्मद गौरी का आक्रमण पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा जो आपका महमूद गजनवी है ये भारत में 17 बार आक्रमण करेगा। कितनी बार, लगातार 17 बार आक्रमण करेगा। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होगा वो होगा 1025 ईस्वी में। कब होगा, 1025 ईस्वी में, जब ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटेगा। ठीक है, तो तुर्की आक्रमण भी आप पढ़ने वाले हैं। और महमूद गजनवी, इसके बाद मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का जब अंत होगा या जब इसकी मृत्यु होगी तो 1206 में इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही जो आपका पूर्व मध्यकाल है
इसका अंत होगा और उत्तर मध्यकाल की शुरुआत होगी। तो उत्तर मध्यकाल में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चलने वाली है। कब तक चलने वाली है? 1206 से लेकर 1526 तक। और इसमें आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किस वंश के बारे में? तो गुलाम वंश। किसके बारे में? गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना की जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो 1206 से लेकर 1290 तक का जो समय काल होगा वो दिल्ली सल्तनत में आप गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। आप किसके बारे में? गुलाम वंश। ठीक है। तो गुलाम वंश में सबसे पहला जो शासक होगा उसका नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बनेगा। और आराम शाह के बाद अगला जो शासक होगा उसका नाम होगा इल्तुतमिश। ठीक है। वही इल्तुतमिश है जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। इल्तुतमिश कौन है आपका? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और रजिया सुल्तान का पिता है। ठीक है। वही रजिया सुल्तान जो दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका थी। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया थी। और रजिया को ही इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी बनाया था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। इसके बाद आपका खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद होगा आपका तुगलक वंश। और तुगलक के बाद सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद होगा आपका लोधी वंश। ठीक है। और लोधी वंश के अंत के बाद ही आपका समाप्त होगा दिल्ली सल्तनत। और किसकी शुरुआत होगी? मुगल काल की। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कब होगी? 1526 में, जब बाबर के द्वारा इल्तुतमिश को नहीं, याद रखना है, किसको पराजित किया जाएगा? तो याद रखना है, नाम आपने सुना होगा इब्राहिम लोदी। तो 1526 में जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाएगा तभी दिल्ली सल्तनत का अंत होगा और मुगल काल की शुरुआत होगी। ठीक है। तो मुगल काल को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है जो मध्यकालीन भारत में आपके दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य बने थे। कितने साम्राज्य बने थे? 2 साम्राज्य। याद रखना है। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य। और इसके बाद होगा आपका विजयनगर साम्राज्य के बाद आप पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करेंगे वो आपके करेंगे हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई। किसके नाम के 2 भाई? हरिहर और बुक्का। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू नामक व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में आप 4 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका संगम वंश है, संगम वंश, सुलभ वंश, और इसके बाद है आपका तुलुप वंश। और तुलुप वंश के बाद होगा आपका अरविडु वंश। ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत के 2 साम्राज्य हैं, विजयनगर और बहमनी। और इसी साम्राज्यों का अंत होगा। और फिर इसके आगे आप पढ़ने वाले हैं, याद रखना आपको, सूफीवाद और भक्तिवाद। तो सूफीवाद और भक्तिवाद भी आप मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। और सूफीवाद और भक्तिवाद के बाद आपका शुरू होगा मुगल काल। ठीक है। क्या शुरू होगा आपका? मुगल काल। और मुगल काल आपका 1526 से लेकर 1857 तक होगा। कब तक होगा आपका? 1526 से लेकर 1857 तक। तो मुगल काल को 2 चरणों में पढ़ा जाता है। यानी कि मुगल काल जो होगा वो मध्यकालीन भारत का भी हिस्सा है। और प्राचीन भारत में तो आप नहीं पढ़ने वाले उसको। किसका हिस्सा है? मध्यकालीन भारत का हिस्सा है। और आपका आधुनिक भारत का हिस्सा है। कौन आपका? मुगल काल। ठीक है। तो मुगल काल आपका 1526 से लेकर 1707 तक का जो समय काल है मुगल काल में वो आप मध्यकालीन भारत में पढ़ने वाले हैं। जबकि 1707 के बाद जो मुगल काल होगा वो आपका आधुनिक भारत में पढ़ा जाएगा। तो मुगल काल में सबसे पहले आप पढ़ेंगे किसके बारे में? बाबर के बारे में। और बाबर के बाद होगा आपका हुमायूं। और हुमायूं के तुरंत बाद आप एक नए अफगानी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सूरवंश। कौन सा वंश है? सूरवंश। और सूरवंश की स्थापना शेरशाह सूरी नामक अफगानी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। तो हुमायूं के बाद क्या होगा आपका? सूरवंश। ठीक है। और फिर पुनः 1555 में आपका जो हुमायूं होगा वो पुनः मुगल सत्ता की स्थापना भारत में करेगा। ठीक है। तो हुमायूं के बाद आप अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद आपका जो होगा वो होगा शाहजहां, और शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब। ठीक है। क्या होगा? शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही आपका मध्यकालीन भारत का अंत होगा। इसका अंत होगा मध्यकालीन भारत का अंत होगा। ठीक है। और अब आप पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल में
एक नए भाग की शुरुआत होगी जिसको आप कहेंगे आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल जो है वो इतिहास का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, और यहाँ से जो प्रश्न पूछता है वो अत्यधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ से? तो ऐतिहासिक काल के आधुनिक भारत नामक एक भाग से। तो आधुनिक भारत की जो शुरुआत है वो आपको बताए थे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी। तो किसकी शुरुआत होगी आपकी? आधुनिक भारत की। ठीक है, याद रखना इसको, किसकी? आधुनिक भारत की। तो इसमें सबसे पहले आप जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ठीक है, तो याद रखना है कि मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी और वहीं से मुगल साम्राज्य का पतन भी शुरू होगा। किसका? मुगल साम्राज्य का। तो आधुनिक भारत में सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो क्या होगा? मुगल साम्राज्य का पतन। और इसके बाद जो चैप्टर होगा वो क्या होगा आपका? ठीक है, क्या होगा? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। किसका आगमन? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों में जैसे आपकी पुर्तगाली है, डच हैं, आपके अंग्रेज हैं, डेनिश हैं और आपके फ्रांसीसी हैं। तो ये मुख्य रूप से भारत में आएंगे और व्यापार के माध्यम से। ठीक है, और जो आपकी ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? भारत में जो शासन सत्ता है उसको हथिया लेगी और भारतीयों पर शासन प्रारंभ कर देगी। और इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे, जब मुगल साम्राज्य का पतन होगा तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा। किसका उदय होगा? क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा। तो क्षेत्रीय राज्यों में सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं जैसे आपका बंगाल। तो बंगाल में मुर्शीद कुली खां के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई, तो बंगाल के नवाब। और इसके बाद जैसे आपका हैदराबाद का जो क्षेत्र है, हैदराबाद के क्षेत्र में भी एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इसके बाद आपका है अवध के नवाब। कहाँ के नवाब? अवध के। इसी में आप सिख साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं, नाम आपने सुना होगा महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो सिख साम्राज्य को भी पढ़ेंगे। और इसके बाद आपका मराठा साम्राज्य भी होगा, और मराठा साम्राज्य में जैसे आपके शिवाजी हैं। कौन है? शिवाजी, यानी कि मराठा शक्ति की स्थापना शिवाजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपका चाहे शिवाजी हो, उसके बाद चाहे आपका संभाजी हो, चाहे राजाराम हो, चाहे राजाराम के बाद उसकी पत्नी ताराबाई या उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय हो या इसके बाद फिर आपका शाहू हो, तो सभी चीज़ों को आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसी के बाद आपका जो होगा वो भारतीयों पर किसका अधिकार होगा? अंग्रेजों का। और जब भारतीयों पर अंग्रेजों का अधिकार होगा